बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, उस सिलसिले में हम एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं कि किन किन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र कर दूं कि मेरी एक स्टूडेंट हैं जो कि लायर हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है मोर देन 10 to 15 ईयर। तो वो मुझे बता रही थी, सर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आपका, ये पढ़ना मुश्किल है ज़रा बाकी लॉ की निस्बत। बल्कि सेल्स टैक्स एक्ट भी उसने कहा कि इतना मुश्किल नहीं है जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, कि इसमें रेफरेंसेस बहुत दिए जाते हैं। आप वो चीज़ों को बहुत मिला के पढ़ते हैं कि एक सेक्शन को पढ़ा और उसमें रेफरेंस दिया है कि फ़लाँ सेक्शन से भी और फिर फ़लाँ शेड्यूल का भी हवाला दिया, और इस तरह से। तो जब वो आप फिर मिलाते हैं तो वो तब अच्छी तरह समझ आती है, लेकिन जब मैं खुद पढ़ रही होती हूँ तो मुझे इस चीज़ की अच्छी तरह मैं इसको समझ नहीं सकती। तो वो उसकी बात को ज़हन में रखते हुए कि जब हम एग्जाम्पशंस का पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पशंस में अक्सर हम जिक्र कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल का, कि सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशंस दी जाती हैं। तो वो पीछे भी हमने जो पढ़ा तो उसमें ये सेकंड शेड्यूल जो है ये है एग्जाम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन का, कि एक तो एग्जाम्पशन किस किस में मिलती है और टैक्स कंसेशन कहाँ मिलती हैं। तो इसको हम एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम में से हम इसके सारे ये जो है ना, जब इस पे टाइम आएगा तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे, शेड्यूल्स को जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये ज़हन में रखें कि ये सारी एग्जाम्पशंस डिटेल से इधर दी हुई हैं कि कोई पेंशन के रिलेटेड है, पेंशन रिसीव्ड, या फिर आप देखें एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, सैलरी है तो सैलरी में कहाँ से जाके सिटीज़न को एग्जाम्पशन मिलनी है। तो ये सारे डिटेल में सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, जिसका कल से हम जिक्र कर रहे थे कि जो कि सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में है। तो इन पे बाद में हम आएंगे, लेकिन अभी जहाँ रेफरेंस आता है तो मैंने ये आपको बता दिया है। आज जो हमारा सेक्शन है 44A, कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में तो उसको हम टैक्स से एग्जाम्पशन देते हैं। बेसिकली कोई हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बाहर से लोग आएँ, सरमाया लेके आएँ और मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है ना बाहर से आती है, तो जिससे मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ता है। तो इसलिए हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम लोग इसमें इन्वेस्ट करें और मेरे कंट्रीज़ में, तो जिसके लिए वो फिर उनको कुछ बेनिफिट्स देते हैं। तो उन्हीं बेनिफिट्स में ये है एग्जाम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो उसको किस तरह से एग्जाम्पशन दी जाएगी। बल्कि इसका एक प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा और उसको एग्जाम्पशंस दी जाएंगी। और किस तरह से दी जाएंगी, तो जैसे मैंने बताया कि हर कंट्रीज़ की ये ज़रूरत होती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि बाहर से इन्वेस्टर आए, तो फिर ज़ाहिर है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, तो जिस वजह से वो बाहर से अपना मुल्क छोड़ के इधर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको टैक्स की एग्जाम्पशंस दी जाती है। तो इस सेक्शन में हम वो पढ़ेंगे। अब इसके बारे में लॉ क्या कहता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन, यानी कि इनकम कौन सी है जिसमें कैपिटल गेन भी इंक्लूड हो, एडवांस टैक्स भी हो, विद होल्डिंग टैक्स एंड मिनिमम एंड फाइनल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन है, एडवांस टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स जो भी हैं, शेल फॉर द पीरियड एंड टू बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड फॉर द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल। ये जैसे कि सेकंड शेड्यूल में इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे और थर्ड शेड्यूल भी पढ़ेंगे। टू द फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1। यानी कि इस एक्ट के तहत इन्वेस्टमेंट जो करता है और वो सीरियल नंबर 1 में आता है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेट एक्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, आर इन्वेस्टर बी एग्जेम्प्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स एट द रेट एंड मैनर स्पेसिफाइड इन द दिस एक्ट। तो इस लॉ में ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई बाहर से इस प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एक्ट 2022 के तहत आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसमें लॉ में बताया गया है कि इस तरह से उसको एग्जेम्पशन मिलेगी और उससे टैक्स कम लिया जाएगा।
इसका सब सेक्शन 2 है, ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने जो तरीक़ाकार बताया हुआ है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो भी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर आके उस तरह से करते हैं, देयर एसोसिएशन एंड कंपनी स्पेसिफाइड इन द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया और बाद में हम पढ़ेंगे, टू द सेड एक्ट इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी लैंडर, या फिर वो किसी तीसरी पार्टी से लैंड करके इधर करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन, shall also exempt from taxes and other provision of this ordinance are subject to tax at the rate and in manner specified under this act। तो जो कोई इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, कंपनीज या एओपीज जो इसको क्वालिफाई करती हैं इन्वेस्टमेंट एक्ट के तहत और इधर आके इन्वेस्टमेंट करती हैं या किसी से उधार पैसे लेके आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो उन सब को इस एक्ट के तहत जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, इस एक्ट के तहत उनको एग्जाम्पशन हासिल होगी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फॉर द पीरियड एंड एक्सटेंडेड पीरियड इन द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो कि हमने थर्ड शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में पीरियड बताया गया है, उसके मुताबिक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए कि बाहर से इन्वेस्टर आए, उसको इनकरेज करने के लिए ये स्टेप लिया जाता है। इसी तरह प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू एंटी अवॉइडेंस, जो है टैक्स अवॉइडेंस करते हैं तो एंटी अवॉइडेंस फॉर द पीरियड एंड टू बी एक्सटेंड स्पेसिफाइड इन द सेड एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शन 106, 106A, 108 और 9 एंड 9 शैल नॉट अप्लाई, क्योंकि ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का है कि ऐसी जो आके इधर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं उस पर अप्लाई होगा। टू द पर्सन एंड अमाउंट मेंशन इन सब सेक्शन 1 एंड 2 में जो मेंशन किया गया है, उसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो सेक्शन 106 से लेके 109 तक अप्लाई होती हैं, उन पे ये नहीं होगा। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, रेट्स ऑफ डेप्रीसिएशन इनिशियल अलाउंस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 22 के तहत हम जो अभी पढ़ के आए हैं कि डेप्रीसिएशन होती है 23 के तहत इनिशियल अलाउंस होता है, एंड 25 एंड 26 शेल ऑफ मार्च 22 शेल बी कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल फॉर द 30 ईयर, यानी कि मार्च 22 से लेके 30 ईयर तक एप्लीकेबल होगा और प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल, ये थर्ड शेड्यूल में जाके हम इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। टू दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन सब सेक्शन 1 एंड 2 में जो मेंशन किए गए हैं, उनके रिलेटेड ये बात हो रही है। 3 में तो हमने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पढ़ा था। इसी तरह सब सेक्शन 5 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म डिफाइन एज अ सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल टू द सेड शेल अप्लाई मोटाटिस मोटंडी टू दिस ऑर्डिनेंस, कि उसको थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसको अप्लाई किया जा सकता है, ये प्रोवाइजो अक्सर रखी जाती है। सब सेक्शन 45 है, जिसमें प्रेसिडेंशियल ऑनर्स की बात की गई है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को इनाम देता है, किसी को कोई अवार्ड देता है, कोई तगमा देता है, तो उस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो लॉ क्या कहता है, प्रेसिडेंशियल ऑनर एनी अलाउंस अटैच टू एन ऑनर अवार्ड और मेडल अवार्डेड टू अ पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को अवार्ड देता है, जैसे कि वो मोस्टली 23 मार्च और 14 अगस्त को जो अवार्ड मिल रहे होते हैं, तो उनके साथ किसी को कैश अलाउंस भी अगर मिलता है या कोई अवार्ड मिलता है, तो उस पे टैक्स नहीं होगा, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत वो एग्जेम्प्ट होगा। और एनी मॉनिटरी रिवार्ड जो कि पैसे की सूरत में अगर किया जाता है, ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो भी इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। इसी तरह आता है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट एंड डेट जो है, एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन द सिक्योरिटीज इशू बाय द रेजिडेंट पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब यही बात है कि जब कोई हम रिसीव करते हैं प्रॉफिट, डेट हम लेते हैं बाहर के किसी आदमी से, रेजिडेंट पाकिस्तानी है, वो अपना बिजनेस करने के लिए उधार लेता है किसी ओवरसीज से जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो नॉन रेजिडेंट पर्सन से हम जो उधार लेंगे तो उस पे जो टैक्स, उसकी इनकम पे वो जो टैक्स कटेगा, जो हम प्रॉफिट उसको देंगे, उसका इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो नॉन रेजिडेंट पर्सन है ना,
उस पर टैक्स नहीं कटेगा। और इस जो पर्सन है पाकिस्तानी, इसको उस पर एग्जाम्पशन उतने पे डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगा नॉन रेजिडेंट का। उसकी वजह क्या है कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, पैसा दे रहा है। तो हर किसी मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको इनकरेज किया जाता है, जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया। तो इसमें क्या सिचुएशन है, लेकिन इसमें कुछ जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो मेरा लेक्चर था उसमें भी बताया था, बेस ओरिजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाले लेक्चर में भी बताया था कि बाज़ औक़ात एसोसिएशंस जो हैं वो अपने इधर कंट्री में लोन देती हैं, लेकिन महंगे दामों देती हैं। महंगे दामों क्यों देती हैं कि वो क्योंकि उस पर उनका टैक्स नहीं कटना होता, और इसको डिडक्शन अलाउ हो जाती है जो लोकल कंपनी होती है, और वो इस शक्ल में प्रॉफिट शिफ्ट कर लेते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट देने के सूरत में। तो फिर इसमें वो ज़रा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि उसको नॉन रेजिडेंट पर्सन का जो होगा वो उसको अलाउ तो नहीं होगा, लेकिन पर्सन आर नॉट एसोसिएट। इसमें एक बात ये जेहन में रखनी है कि दोनों पर्सन जो है वो एसोसिएट ना हो, सब्सिडरी कंपनी ना हो उसकी। एंड द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड बाय द रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड द पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ राइजिंग ऑफ लोन आउटसाइड पाकिस्तान फॉर द यूज ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन इन पाकिस्तान। और जो सिक्योरिटी है वो भी इशू की जाए। इसी तरह द प्रॉफिट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान, और जो उसका प्रॉफिट है वो भी पाकिस्तान के बाहर ही उसको पे किया जाए। और इसी तरह सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। तो ये इस सेक्शन के लिए जो बोर्ड से जो है ना वो सिक्योरिटी वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये थे कि अगर प्रॉफिट नॉन रेजिडेंट पर्सन को प्रॉफिट हमने देना है तो उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन डिडक्टिबल होगा। तो वो चीज़ें कुछ मैंने बता दी कि उन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसी तरह हमारे पास है सेक्शन 47 स्कॉलरशिप के किसी एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ पर्सनस एजुकेशन एक्सपेंस, कि किसी पर्सन को अपने एजुकेशन एक्सपेंस बियर करने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम दिस ऑर्डिनेंस, अदर देन वेयर द स्कॉलरशिप इज पेड डायरेक्टली और डायरेक्टली टू एन एसोसिएट। एसोसिएट को इसमें भी निकाल दिया गया है कि अगर कोई एसोसिएट को पर्सन देता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप किसी को दिया जाता है एजुकेशन के बियर करने के लिए, एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, उस पर भी टैक्सेस नहीं होंगे। सेक्शन 48 है सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो ये एक ऐसा है इसका सेक्शन के बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में अगर लड़ाई हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, तो मियाँ के ज़ुम्मे लगता है कि इतना बीवी को ख़र्चा दे रहने का, या बीवी के ज़ुम्मे अगर लगता है कि मियाँ को इतना ख़र्चा दे अलहदेगा, तो वो जो इनकम उसकी होगी, जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ स्पाउस एज ए सपोर्ट पेमेंट अंडर द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेक्शन 49 की, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट इनकम, अगर ये जो गवर्नमेंट्स की इनकम है, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की, तो ये सारी जो इनकम्स हैं ये भी एग्जेम्प्ट होती हैं फ्रॉम टैक्सेस। लेकिन इसमें अगर कोई कारपोरेशंस काम कर रही हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड किसी में काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रही है इन गवर्नमेंट, तो उस पे टैक्स लगेगा, उसकी कोई कंपनी और ये है। तो इसका लॉ क्या कहता है, द इनकम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकम फेडरल गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट होगी। इनकम ऑफ द प्रोविंशियल गुड्स आर अ लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस अदर दैन द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि अगर कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस से कमा रहे हैं तो वो जो है वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। ड्राइव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम द बिजनेस कैरीड आउट बाय द जुरिस्डिक्शनल एरिया, अपने जुरिस्डिक्शन में कोई बिजनेस से कर रही है तो उसमें नहीं होगा। इसी तरह सब सेक्शन 3 है, सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 2 एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट शैल नॉट बी लायबल टू बी कलेक्ट डिडक्ट एडवांस टैक्स, कि जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स होता है या एडवांस टैक्स लिया जाता है तो वो गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से नहीं लिया जाएगा इसमें।
अब सब सेक्शन 4 है, एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल। अब किसको अवेलेबल नहीं है, जो मैंने पहले बात की है कि अगर कोई कारपोरेशन है, कंपनी है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट का किसको नहीं होगी इस सेक्शन के तहत, इन द केस ऑफ कारपोरेशन, कंपनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, अदर बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश अंडर द फेडरल लॉ और द प्रोविंशियल लॉ फॉर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कारपोरेशन के लॉ है, कंपनी का लॉ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, आइदर डायरेक्टली और डायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिगार्डलेस अल्टीमेट destination of such income as laid down article 165A of the constitution of Islamic Republic of Pakistan के 160A की अगर इनकम नहीं है तो बाकी जो कंपनीज और ये रजिस्टर्ड होंगी उनको टैक्स लगेगा। इसी तरह इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइसेंस एंड द रिन्यूअल thereof any Pakistani telecommunication authority on behalf of the federal government after the first day of March 25 shall be treated as income of the federal government and not for the Pakistan telecommunication। कि जो लाइसेंस बेचते हैं हम, तो लाइसेंस जो हमारे जो हैं इनको जो बेचा जाएगा तो ये आफ्टर मार्च 2014 जो है, इसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट की इनकम होगी, ना कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की, क्योंकि वो अथॉरिटी है इसलिए उसकी इनकम ये नहीं होगी। सेक्शन 50 है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आर शॉर्ट टर्म रेजिडेंटियल, क्या है जी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, कि अगर कोई बाहर से पैसे कमा रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान में आके रेजिडेंट होता है, तो उस रेजिडेंट से नहीं टैक्स लिया जाएगा क्योंकि उसका इनकम का सोर्स बेसिकली फॉरेन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू सेक्शन 2 द फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल क्या है, हु इज रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलोली बाई अ रीजन ऑफ द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट, कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से या तो रेजिडेंट है, या फिर हु इज परमानेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड आर पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, कि वो 3 साल से ज़्यादा अगर उसका परमानेंट रेजिडेंस से ज़्यादा नहीं है तो देन भी वो एग्जाम्प्ट होगा। शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो ये एग्जाम्प्ट होगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, किन किन के लिए ये नहीं अप्लाई होगा, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, कि कोई भी इनकम जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो उसकी इनकम पे, और एनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉट इनटू रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जो लिया जाता है और पाकिस्तान में आके उसकी रिसीव किया जाता है, तो वो भी होगा, इसमें शामिल नहीं होगा एग्जाम्पशन में। तो अब हमारा है सेक्शन 51, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, के जो पाकिस्तानी हैं बाहर से पैसे कमा रहे हैं तो वो रिटर्न जब करते हैं तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उनका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है टैक्स से। तो इसका लॉ क्या कहता है, एनी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ड्राइव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन द टैक्स ईयर हु वाज नॉट रेजिडेंट इंडिविजुअल इन एनी ऑफ द 4 ईयर प्रोसीडिंग टैक्स ईयर, के 4 पिछले सालों में वो रेजिडेंट पर्सन नहीं रहा और उसका सोर्स फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, इन विच इंडिविजुअल बिकम अ रेजिडेंट, अब वो रेजिडेंट बन गया है, बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन द टैक्स ईयर इन विच द इंडिविजुअल बिकम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द फॉलोइंग ईयर, के जिस साल में वो आके रेजिडेंट चाहे बन भी गया है लेकिन पिछले 4 साल में नहीं था, तो उसकी जो इनकम है वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होगी। इसी तरह इसका सब सेक्शन 2 है, वेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी अर्नड बाय हिम आउटसाइड द पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि अगर कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान को लीव कर रहा है, कि पहले इधर था लेकिन अब छोड़ के जा रहा है पाकिस्तान को, जिस साल में वो नॉन रेजिडेंट बन रहा है, पाकिस्तान छोड़ रहा है, उस साल में भी उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब ये है कि बहुत सारी इनकम है, लोगों को शायद इसका पता था या नहीं था कि किस किस की एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो कमा रहा है उसको तो यकीनन पता होगा, लेकिन जो हमारे कंसल्टेंट हजरात हैं, वकला हैं, टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी है कि ये इसको अच्छी तरह समझ लें, ताकि अगर किसी का हमारा उसमें आना हो इस
सिचुएशन में आ रहा है तो उसको हम एग्जाम्पशन दें। इसी तरह हमारा सेक्शन 53 है एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन द सेकंड शेड्यूल। ये मैंने आपको सेकंड शेड्यूल अभी बताया था कि ये है सेकंड शेड्यूल और इसमें जो है एग्जाम्पशन और कंसेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। तो ये 53 सेक्शन जो हमारा वो टोटल उन एग्जाम्पशंस की बात करता है। तो इसमें जो सेकंड शेड्यूल में एग्जाम्पशन दी गई हैं ये 53 सेक्शन में। तो अब हम ये करेंगे कि इसको ज़रा डिटेल से पढ़ने वाला है, तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तक जो हमारा अभी तक हमने पढ़ लिया है उसमें उम्मीद है कि आप हर चीज़ समझ गए होंगे, और अगर किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको सुने और समझें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।